हेलो फ्रेंड्स। इंडियन इकोनॉमी और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का मॉड्यूल भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 12 है आपका। 12 का पार्ट 1 हम लोग शुरू करेंगे। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि इकोनॉमिक्स होता क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। ठीक है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक्चुअली किस तरीके से ये डिफाइन होते हैं, किस तरीके से ये काम करते हैं, इसका हम जैसे लोगों पे क्या इम्पैक्ट होता है, इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट होता है, ये सारी बातें हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन देखेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा इकोनॉमिक्स। द इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद द प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक्स ये एक सब्जेक्ट है। जैसे हम हमारा सब्जेक्ट होता है, इंग्लिश होता है, मैथ्स होता है। तो वहाँ पे हम लोग क्या, मैथ्स में हम लोग अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, इंग्लिश में हम लोग ग्रामर पढ़ते हैं। तो वैसे ये एक इकोनॉमिक्स है, जो एक सब्जेक्ट है। वहाँ पे हम लोग स्टडी करते हैं कि इकोनॉमी में जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो चीजें हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं फैक्ट्रीज में, जो कंजम्पशन हो रहा है, जो कंज्यूम कर रहे हैं लोग, उसे यूज कर रहे हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ से वहाँ जो चीजें यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो इन सारी चीजों का किस तरीके से ये एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, किस तरीके से ये काम करती है, किस तरीके से एक दूसरे को अफेक्ट करती है, ये सारी चीजें हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। तो इकोनॉमिक्स में एक्चुअली क्या होता है, हम लोग क्या पढ़ने की कोशिश करते हैं कि जो लोग है, पीपल है, जो बिजनेस है, जो सरकार है हमारे, जो गवर्नमेंट है, वो जो लिमिटेड रिसोर्सेस है हमारे। रिसोर्सेस मतलब क्या? रिसोर्सेस मतलब ऐसी कोई भी चीज जो आपको आपका काम पूरा करने में आपकी मदद करे, आपको आसानी दे दे। आपको खाना बनाना है तो सब्जी हो गई, रोटी के जो आटा होगा, आटा हो गया, ये सारी क्या है? ये सारे आपके रिसोर्सेस है। आप ब्रांच में जाते हो, ब्रांच में आपको वहाँ पे सीबीएस होगा, एनबीसी होगा, या फिर आपको माउस दिया जाएगा, एक सीपीयू दिया जाएगा, एक मॉनिटर दिया जाएगा। ये सारे क्या है? ये सारे रिसोर्सेस है। उसको यूज करके आपको आपका काम वहाँ पे पूरा करना है। तो ये होता है रिसोर्सेस। तो रिसोर्सेज जो होते हैं इकोनॉमी में बहुत लिमिटेड होते हैं। रिसोर्सेस यानी कि जैसे कि लैंड हो गया, लेबर हो गया, पैसे हो गए, टेक्नोलॉजी हो गया, ये सारे बहुत लिमिटेड होते हैं। तो इन सारे लिमिटेड रिसोर्स को यूज करके हम ज्यादा से ज्यादा आउटपुट किस तरीके से यहाँ पे पा सकते हैं, उसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं इकोनॉमिक्स में। इट इज important to study how resources can be best distributed to meet the needs of greatest number of people। ठीक है। तो रिसोर्सेस लिमिटेड है, हम सबको पता है कि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है और उसकी जो रिक्वायरमेंट है, उसकी जो इच्छाएं है, वो बहुत ज्यादा है, और रिसोर्सेस कम है। तो इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि जो रिसोर्सेस है उसे बेस्ट तरीके से, अच्छी तरीके से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की इच्छा यहाँ पे पूरी कर सके, है ना। मतलब देखिए फ्रेंड्स, रिसोर्सेस अगर लिमिटेड है, हम जैसे लोगों की जो इच्छाएं होती है ना, वो कभी खत्म नहीं होती है। एक अगर पूरी होती है तो दूसरी यहाँ पे जनरेट हो जाती है। तो इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए यहाँ पे रिसोर्सेज जो लिमिटेड है, उसमें हमें चॉइसेस बनानी पड़ती है। तो किस तरीके से होते हैं ये आगे हम लोग देखेंगे। इट इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली क्रूशियल एज वी ग्रो मोर इंटरनेशनली कनेक्टेड। तो अब इकोनॉमिक जो है वो बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं ना, हम ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, हम लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। तो इस सब्जेक्ट के बारे में और ज्यादा डीप में पढ़ना, इसको कंसर्न करना बहुत जरूरी हो गया है। The term economy is derived from the Greek word oikonomia, which is made up of two words, oikos, which is commonly translated as home, and nemin, which means the management and the dispensation। तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स जो वर्ड है उसका वो कहाँ से बना है, वो बोल रहे हैं कि इकोनॉमिक्स जो वर्ड है उसका ओरिजिन कहाँ, किस वर्ड से लिया गया है? ये ग्रीक वर्ड था। कौन सा था? ओइकोमेनिया। तो उसमें दो वर्ड आते हैं एक्चुअली। तो ओइकस का मीनिंग क्या होता है? होम। और नेमिंग का मीनिंग क्या होता है? कि मैनेजमेंट। तो सिंपल सा मतलब है हमारा कि इकोनॉमिक्स को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, तो हाउस होल्ड मैनेजमेंट ना। हमारे घर में भी आप लोग क्या करते हैं, जब सैलरी होती है तो मैनेज करते हैं ना कि कितने पैसे हम लोग घर के खर्चे में लगाएंगे, कितने इन्वेस्टमेंट में लगाएंगे, बच्चों की स्कूल की फीस भरने में लगाएंगे। तो यस, ये सारी बातें आपकी है। सैलरी लिमिटेड होती है और आपकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो इस हिसाब से आप कैसे प्रायोरिटी सेट करते हो, कैसे चॉइसेस आप लोग बनाते हो कि आपके सबसे पहले, आपको सबसे पहले कहाँ पे पैसे लगाने हैं, उसके बाद कहाँ पे लगाने हैं, उसके बाद कहाँ पे आप सबसे पहले घर का रेंट दोगे, फिर राशन भरोगे, फिर बच्चों की स्कूल की फीस दोगे, पेट्रोल के लिए रखोगे। ये सारे खर्चे होने के बाद आप लोग इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेंगे। मतलब कि आपको चॉइसेस यहाँ पे बनानी पड़ेगी, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेस यहाँ पे है। ये इंपॉर्टेंट है। रेड मार्क जितने भी मैंने किए हैं उसके उसको आप लोग अच्छे से याद रख के जाइए। इकोनॉमिक्स इज द साइंस
which studies human behavior as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses. अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है, ये एक साइंस है जहाँ पे हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि ह्यूमन का बिहेवियर किस तरीके से है। ये समझ ये डिफाइन करने की कोशिश करता है, ये रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करता है कि जो एंड्स यानी कि हम जैसे लोगों की इच्छाएं हैं, और जो स्कार्स मीन्स यानी कि जो रिसोर्सेज है, स्कार्स यानी लिमिटेड, और मीन्स यानी कि रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है। तो जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उनके बीच और हमारी इच्छाओं के बीच यहाँ पे किस तरीके से रिलेशन है, ये डिफाइन करने की कोशिश करता है इकोनॉमिक्स। तो विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस, जिसके अल्टरनेटिव यूजेस भी होते हैं। तो अल्टरनेटिव यूजेस मतलब क्या होता है कि जो रिसोर्सेस हमने यहाँ पे देखे कि जो रिसोर्सेस होते हैं, जो अलग-अलग टाइप के, जैसे कि रिसोर्सेस सॉरी जैसे कि कैपिटल हो गया, मनी हो गया, पानी हो गया, या जो अलग-अलग चीज़ें होती है, वो ये जो रिसोर्सेस है हमारे वो लिमिटेड है और उनका हम अल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं। तो किस तरीके से अल्टरनेटिव यूज़ करेंगे हम लोग? आप लोग क्या कर सकते हो कि आप लोग जो लैंड है यहाँ पे, है ना? मान लीजिए आपको एक लैंड दिया गया है गवर्नमेंट को, सरकार को यहाँ पे मान लीजिए एक छोटा-सा ज़मीन का टुकड़ा दे दिया, या आप बोल सकते हो कि सरकार के पास जो पैसे हैं वो बहुत लिमिटेड है। तो उन पैसों से सरकार साइमल्टेनियसली रोड नहीं बना सकती ना, रोड सरकार को बहुत सारे काम होते हैं, रोड बनाने हैं, हॉस्पिटल बनाने हैं, स्कूल्स खोलने हैं, रेलवेज़ बनानी है। तो इन सारे कामों के लिए सरकार सरकार के पास पैसे लिमिटेड है। तो यहाँ पे अब सरकार क्या करेगी, प्रायोरिटी डिसाइड करेगी कि सबसे पहले हमें कहाँ पे लगाने हैं। मान लीजिए हमें हॉस्पिटल में लगाने हैं, उसके बाद हम लोग एजुकेशन पॉलिसी में अच्छे बदलाव लाएँगे। तो इस तरीके से प्रायोरिटीज आपको सेट करनी पड़ेगी, मतलब क्या कि किसी एक पर्टिकुलर रिसोर्स के यहाँ पे अल्टरनेटिव यूजेस हो सकते हैं। मान लीजिए एक पीस ऑफ लैंड है, एक जमीन का टुकड़ा है, तो वहां पे एक आदमी जो है वो खेती भी कर सकता है, कोई इंडस्ट्री लगा सकता है, कोई बड़ी बिल्डिंग बना सकता है, कोई अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट बना सकता है। तो एक लैंड में आप कितने सारे यूजेस कर, उस लैंड के कितने सारे अलग अलग तरीके से आपने यूज किया। तो यही इसका मीनिंग है कि इकोनॉमिक्स मतलब इस ये स्टडी होता है ह्यूमन बिहेवियर का, कि किस तरीके से ह्यूमन की जो रिक्वायरमेंट है और जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उनके बीच क्या रिलेशनशिप है, ऐसे रिसोर्सेज जिनका हम अल्टरनेटिव यूजेस यूज कर सकते हैं। स्कार्सिटी मीन्स दैट अवेलेबल रिसोर्सेज आर इनसफिशिएंट टू सेटिस्फाई ऑल वांट्स एंड नीड्स। तो स्कार्सिटी मीन्स में क्या होता है कि किसी चीज की कमी होना। तो जो रिसोर्सेस है वो कम है। तो ये यहाँ पे स्कार्सिटी मतलब क्या है कि जो अवेलेबल रिसोर्सेस है वो सभी लोगों की वांट्स और नीड को पूरा करने के लिए सफिशिएंट नहीं है, पर्याप्त नहीं है। In the absence of scarcity and alternative uses of available resources, there is no economic problem. अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम कब आएगी? इकोनॉमिक प्रॉब्लम तब आएगी जब आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और आपके पास रिसोर्सेज बहुत कम है। तो ऐसे में क्या होगा? बोल रहे हैं कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम तब नहीं आएगी जब आपके पास स्कार्सिटी नहीं होगी। स्कार्सिटी मतलब क्या है? किसी चीज़ की कमी होना। अगर आपके पास कोई चीज़ कमी नहीं, यानी कि आपके पास वो पर्याप्त मात्रा में है, बहुत ज़्यादा है, एंड द अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, और साथ ही साथ आपके पास अल्टरनेटिव है ना, अब्सेंस बोल रहा है। अब्सेंस कहाँ पे? स्कार्सिटी में और अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज में। मतलब क्या कि आपको चॉइसेस बनाने की जरूरत नहीं है, आपके पास इतने सारे पैसे हैं, आपके पास इतने सारे रिसोर्सेज है कि आप हर एक अलग, आप चाहते हो गाड़ी खरीदना आप खरीद सकते हो, आप चाहते हो सोना खरीदना, आप जमीन खरीदना चाहते हो, आपके पास इतने पैसे है कि आपको चॉइस बनानी ही नहीं है ना, आपको प्रायोरिटी सेट नहीं करनी है। तो ऐसी सिचुएशन में कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। अगर आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज, अगर रिसोर्सेज की कमी नहीं है, अगर अल्टरनेटिव यूज के लिए भी आपको कोई ऑप्शन, आपको चॉइसेस नहीं बनानी है, आपके पास इतने पैसे हैं कि आप सब कुछ खरीद सकते हो, तो ऐसे में कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन लेकिन ऐसा नहीं होता है। द सब्जेक्ट डज डिफाइंड इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ चॉइसेस। लेकिन ऐसा इतना पैसा हमारी इकोनॉमी में नहीं है, तो इसलिए इस सब्जेक्ट को क्या, इस सब्जेक्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें क्या करते हैं हम लोग, स्टडी ऑफ चॉइसेस, कि किस तरीके से हम अपनी प्रायोरिटीज सेट करेंगे, सबसे पहले हम कौन सा काम करेंगे ताकि रिसोर्सेस को हम लोग अच्छी तरीके से यहाँ पे यूज कर सके, एज दे आर अफेक्टेड बाय द इंसेंटिव्स एंड द रिसोर्सेज। है ना, जो चॉइसेस होती है वो डिपेंड करती है कि आपके पास इंसेंटिव्स क्या क्या है, रिसोर्सेज क्या क्या है, इस पे डिपेंड करती है कि आप सबसे पहला कौन सा चॉइस, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे उठाते हैं। अब बोल रहे द कोर ऑफ इकोनॉमिक्स, the core of economics is to recognize the fact of scarcity and then figure out how to organize the society in such a manner that resources are used most efficiently। वही बात है, इकोनॉमिक्स मतलब क्या होता है कि ये
रिकॉग्नाइज करती है कि स्कार्सिटी कौन कौन से रिसोर्सेस में है, कौन कौन से रिसोर्सेस ऐसे है जो पर्याप्त मात्रा में है, तो उनको उठाएगी, उनको फिगर आउट करेगी कहाँ कहाँ पे हम इसे ऑर्गेनाइज करेंगे ताकि जो रिसोर्सेस है उसे सोसाइटी की डेवलपमेंट में अच्छी तरीके से यहाँ पे यूज कर सके। दिस इज वेयर इकोनॉमिक्स एड्स अ डिस्टिंक्ट पर्सपेक्टिव। यही होता है इकोनॉमिक्स कि हम लोग क्या करते हैं, लिमिटेड रिसोर्स को यूज करके यहाँ पे डेवलपमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है फ्रेंड्स, यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि इकोनॉमिक्स एक्चुअली होता क्या है, या आप लोग बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक्स वर्ड का ओरिजिन कहाँ से हुआ, और इकोनोमिया का मतलब क्या है, या इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन पूछ सकते हैं आपसे, है ना। देखिए इकोनॉमिक्स मतलब सोर्सेस रिमूव एग्जाम्पल आपका, हम जैसे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगी कि मान लीजिए एक फैमिली है, उसको 20,000 रुपए एक्स्ट्रा इनकम मिला है ना, किसी महीने मान लीजिए उसको 20,000 एक्स्ट्रा इनकम मिला। अब वो क्या क्या कर सकती है, उस 20,000 में से एक तो मोबाइल फोन खरीद सकती है, या फिर मान लीजिए छुट्टी पे किसी वैकेशन पे जा सकती है। तो अब मनी लिमिटेड है, तो उसको यहाँ पे चॉइसेस बनानी पड़ेगी कि इस पैसे का मैं क्या करूंगा। ये होता है आपका इकोनॉमिक्स। अब आगे यहाँ पे अलग अलग जो साइंटिस्ट है, अलग अलग जो लोग हैं, उन्होंने अपनी अपनी यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि एडम स्मिथ डेफिनेशन। तो एडम स्मिथ द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स इन हिज बुक एंटाइटल एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन डिफाइंड इकोनॉमिक्स एज अ स्टडी ऑफ वेल्थ। तो जो एडम स्मिथ सर है हमारे, तो इन्हें क्या बोला जाता है, मॉडर्न इकोनॉमिक्स का फादर बोला जाता है, याद रखिए फ्रेंड्स। तो इन्होंने एक बुक लिखी थी, एंड इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, 1776 में। तो इनके हिसाब से इकोनॉमिक्स क्या होता है, स्टडी ऑफ वेल्थ। वेल्थ मतलब क्या है ना, वेल्थ मतलब पैसा, है ना। इसका फोकस कहाँ पे था, सॉरी इनका फोकस कहाँ पे था कि वेल्थ का प्रोडक्शन कैसा होता है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, कंजम्पशन कैसा होता है। तो इसलिए इनकी डेफिनेशन को हम लोग वेल्थ डेफिनेशन भी बोलते हैं। इनकी डेफिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, वेल्थ डेफिनेशन। इट वॉज टू मटेरियलिस्टिक, है ना। हर एक कोई भी रिसर्च आता है तो कोई कोई कमियां वहां पे होती है। तो इस तरीके से यहाँ पे भी इन्हें क्या बोला गया है कि इनकी जो डेफिनेशन थी वो बहुत ही मटेरियलिस्टिक थी। तो मटेरियलिस्टिक मतलब क्या होता है कि इन्होंने लिमिटेड सभी फैक्टर्स को यहाँ पे कंसिडर नहीं किया। पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, तो इन्होंने यहाँ पे ज्यादा पैसे को इंपॉर्टेंस दिया, ना कि ह्यूमन वेलफेयर को। ठीक है। तो यहाँ पे इनके हिसाब से क्या होता है ना कि मान लीजिए एक फैक्ट्री है, वो अगर अपना प्रोडक्शन बढ़ाती है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट यहाँ पे अर्न करती है, तो इनके इन हाँ, तो एडम स्मिथ सर के हिसाब से ये क्या होगा, आपका इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो गया। लेकिन यहाँ पे वो ये बातें नहीं कंसिडर करती कि क्या वहाँ पे लोगों को सिक्योरिटी है, क्या वहाँ पे सैनिटेशन की फैसिलिटी है, क्या लोग खुश है। ये सारी बातें इनसे कोई मतलब नहीं है। अगर आपका प्रॉफिट बढ़ता है तो आपकी प्रोग्रेस हो रही है। फिर दूसरे नंबर पे आता है आपका मार्शल डेफिनेशन। अब इनका कहना थोड़ा कुछ अलग था। तो इनके हिसाब से क्या था कि अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, द वेल नोन इंग्लिश इकोनॉमिस्ट, इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैन इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। तो इनके हिसाब से इकोनॉमिक्स मतलब क्या होता है कि लोगों के बारे में पढ़ना, लोगों के बिहेवियर के बारे में पढ़ना। जो ऑर्डिनरी बिजनेस है, जो हम लोग रोज काम करते हैं, वो जिस तरीके से सिचुएशन बदलती है, वो किस तरीके से लोगों को अफेक्ट करती है। इट इज ऑन द वन साइड द स्टडी ऑफ वेल्थ, एंड ऑन द अदर साइड मोर इंपॉर्टेंट साइड द स्टडी ऑफ मैन। तो इनके हिसाब से वेल्थ ही सब कुछ नहीं है। वेल्थ की पढ़ाई करना, जिसके है ना, सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो एक पहलू कौन सा है कि स्टडी ऑफ वेल्थ, और दूसरा पहलू जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कि स्टडी ऑफ मैन। ठीक है। अब हमारे लिए तो पैसे बने ना, पैसे के लिए हम थोड़ी ना बने हैं। तो इनका कहना यही था, वेल्थ हियर मीन्स एनी कमोडिटी विच गिव्स मैन सेटिस्फेक्शन और यूटिलिटी और वेलफेयर। वेल्थ मतलब पैसा, पैसा से आप कुछ भी खरीद सकते हो जो आपको सेटिस्फेक्शन देगा, यूटिलिटी वेलफेयर की, आपको लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाएगा, आपका वेलफेयर बढ़ाएगा। मतलब क्या कि वेल्थ एक एक आप बोल सकते हो एक फैक्टर है जो कि इंसान को खुश करने के लिए बना है। ठीक है। वेल्थ इंसान की खुशी से ज्यादा नहीं है। वही बोल रहे हैं कि वेल्थ इज अ मीन्स टू वेलफेयर, कि हमारी वेलफेयर के लिए, हमारी अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए वेल्थ एक मीन्स है, यानी कि एक चीज है। वे पैसा ही सब कुछ नहीं है। इस तरीके से इनका कहना था। अल्टीमेट पर्पज the ultimate purpose or the objective of economics is to promote well being or the welfare। इनका कहना है कि जो हम लोग यहाँ पे इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, या इकोनॉमिक्स में जो भी हम लोग चीजें यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं, उनका पर्पज यही है कि हम लोग ये समझे कि वेल बीइंग को किस तरीके से प्रमोट करें, लोगों की जिंदगी को बेहतर करने के लिए क्या क्या कोशिश करें, ना कि पैसा कमाने के बारे में ही सोचे। ही व्यूड इकोनॉमिक्स एज द साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। तो उनके हिसाब से इकोनॉमिक्स क्या है, तो ह्यूमन वेलफेयर की, ह्यूमन की एज अ टोटल। उनके हिसाब से यहाँ पे मतलब क्या है कि
लोगों को एजुकेशन भी, सिर्फ पैसा ही इनकम ही इंपॉर्टेंट नहीं है, लोगों को एजुकेशन भी देना है, लोगों की हेल्थ भी अच्छी करनी है। तो यहाँ पे एग्जांपल से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि मान लीजिए सरकार है, सरकार को यहाँ पे सिर्फ पैसे जनरेट करने के लिए ही जो खर्चा है वो नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, एजुकेशन पे खर्चा करना चाहिए, लोगों की हेल्थ केयर अच्छी हो इसलिए यहाँ पे खर्चा करना चाहिए, ना कि सिर्फ पैसे जनरेट करने के बारे में सोचना चाहिए। वो अब इनकी डेफिनेशन को क्या बोलते हैं, इनकी डेफिनेशन को हम बोलते हैं वेलफेयर डेफिनेशन, ठीक है, क्योंकि इनका कहना था कि सिर्फ पैसे से कुछ नहीं होता है, वेलफेयर भी जरूरी है। मार्शल्स प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमिक लिटरेचर। अब ये इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जिस जिस पहले पहले के जमाने में क्या हुआ करता था कि लोगों को, है ना, जब नई नई आजादी से पहले भी हमें क्या था, आजादी के बाद भी और आजादी से पहले भी हम लोग ह्यूमन कैपिटल को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, सिर्फ पैसे, है ना। लोगों 18-18 20-20 घंटे यहाँ पे काम किया करते थे, लोगों की खुशी के बारे में कोई सोचता नहीं था, उनको कोई एजुकेट नहीं करता था। तो ये सारी बातें जब मार्शल सर ने यहाँ पे रिप्रेजेंट की, तब ये बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन हुआ, जो इकोनॉमिक लिटरेचर उसके बाद से आए, वहाँ पे ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट हुई। अब यहाँ पे क्या होता है ना कि देखिए, यहाँ पे बुक में दिया नहीं है, लेकिन जब मैंने इंटरनेट से पढ़ा तो यहाँ पे ये बोल क्या रही है कि ये जो मास्टर सर ने यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी ना, तो उसमें भी थोड़ी बहुत कमियां थी। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया थी कि मटेरियल वेलफेयर के बारे में, मतलब कि ऐसे अ, हम जैसे ह्यूमन के बारे में ऐसे डेवलपमेंटल फैक्टर जो हमें आंखों से नजर आते हैं, जैसे कि आपको एजुकेशन दिया, है ना, आपको नजर आ रहा है कि आप पढ़े लिखे हो, आपको हेल्थ फैसिलिटी है, आप घूम फिर रहे हो, आपकी हेल्थ अच्छी है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे फैक्टर्स है जो कि मेजर नहीं करते, जैसे कि हैप्पीनेस है ना, आप खुश है या नहीं पता नहीं ना, आपके आपके चेहरे से पता नहीं चलता है ना, आपको फ्रीडम है या नहीं ये भी पता नहीं चलता कि आप, पता नहीं आपको फ्रीडम है या नहीं, आप ये आपको आपको किसी के साथ फोन पे बात करते हुए आपको परमिशन लेनी पड़ती है, या फिर मान लीजिए कोई मटेरियल वेलबींग। तो इस तरीके से यहाँ पे भी कुछ कमियां थी, खैर इसका कोई मतलब नहीं है। कहने का मतलब ये कि जब भी कोई रिसर्च आता है तो कोई ना कोई कमी ये लोग ढूंढते ही है। फिर देते हैं कि रॉबिन्स डेफिनेशन। तो अगला डेफिनेशन है हमारे कि रॉबिन्स डेफिनेशन, ठीक है। तो इनके हिसाब से क्या है, इकोनॉमिक्स इज द साइंस which studies human behavior as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses। तो रॉबिन सर के हिसाब से क्या था कि इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, वहां पे हम इस बात का अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं कि जो ह्यूमन बिहेवियर है वो किस तरीके से अफेक्ट होता है, कि जब भी उनकी इच्छाएं और जो भी लिमिटेड रिसोर्सेस है, इन दोनों के जो रिलेशनशिप है, उसको उसका इफेक्ट हमारे ह्यूमन बिहेवियर पर कैसे पड़ता है, ठीक है। और रिसोर्सेज का क्या है, अल्टरनेटिव यूज है, मैंने पहले भी बोला कि अल्टरनेटिव यूज हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, कि लैंड ऑफ पीस है, पीस ऑफ लैंड है, तो उसको किस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं। अब बोल रहे हैं द डेफिनेशन प्रेजेंट्स इकोनॉमिक्स एज अ स्टडी ऑफ मीन्स, तो इसलिए इस डेफिनेशन को क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ मीन्स एंड एंड्स। द मीन्स और रिसोर्सेज आर लेस इन रिलेशन टू देयर डिमांड। हमें पता है कि रिसोर्सेज बहुत कम है और उनकी डिमांड ज्यादा है। हाउ ह्यूमन बीइंग्स यूज दिस स्कार्स रिसोर्सेज टू फुलफिल देयर डिजायर्स इज द सब्जेक्ट ऑफ मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। अब यहाँ पे हमें पढ़ना क्या है कि ये जो लिमिटेड रिसोर्सेज है, उन्हें उन्हें हम जैसे लोग किस तरीके से यूजफुल करते हैं, एक ऑप्टिमल वे में, एक सही तरीके से उसे यूज करते हैं, ताकि उनकी बहुत सारी इच्छाएं जो है वो पूरी हो सके। रॉबिन्स डेफिनेशन इज नोन एज द स्कार्सिटी डेफिनेशन, तो इसलिए इनके डेफिनेशन को क्या बोलते हैं, स्कार्सिटी डेफिनेशन यहाँ पे बोलते हैं। द डेफिनेशन ऑफ रॉबिन्स कैन बी एनालाइज्ड एज फॉलो, तो यहाँ पे कुछ और डिटेल में बोल रखा है कि वांट्स आर अनलिमिटेड, है ना, हमारी इच्छाएं बहुत अनलिमिटेड है, हम एक इच्छा पूरी होती है तो तुरंत दूसरी यहाँ पे क्रिएट हो जाती है। एंड्स रेफर्स टू वांट्स, एंड्स मतलब आपकी इच्छाएं होती है। ह्यूमन बीइंग्स हैव वांट्स व्हिच आर अनलिमिटेड। ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर अंडरटेकन टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, है ना, हमारे लोगों की इच्छाएं बहुत ही अनलिमिटेड होती है, और हर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जो हमारी इकोनॉमी में हो रही है, वो हो इसलिए रही है क्योंकि ह्यूमन की जो इच्छा है उसको पूरा कर सके ना। पैसा इकोनॉमी में क्या होता है, हम लोग डिमांड सप्लाई के बारे में पढ़ते हैं, जीडीपी के बारे में पढ़ते हैं, पैसा जनरेट करने के बारे में पढ़ते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को जरूरत है, हम लोगों को लोगों की जरूरत यहाँ पे पूरी करनी है। वी एक्सपीरियंस ऑल टाइप्स ऑफ वांट्स सच एज फूड क्लोथिंग, है ना, जरूरतें अलग अलग होती है, किसी को फूड चाहिए, किसी को कपड़ा चाहिए, किसी को मकान चाहिए, किसी को शिक्षण चाहिए, किसी को एंटरटेनमेंट चाहिए, तो अलग अलग तरीके की यहाँ पे नीड्स हो सकती है। देयर कैन बी नो लिमिट टू अवर वांट्स, है ना, हमारी इच्छाओं को कोई लिमिट नहीं है। वी कैन नॉट से दैट देयर विल बी अ स्टेज व्हेन ऑल द वांट्स ऑफ अ पर्सन आर फुल्ली सेटिस्फाइड, तो हम ऐसा कह नहीं सकते कि वहां पे एक ऐसी स्टेज है, या आप कोई भी एक आध आदमी आप देखिए कि वो बोलता है कि हाँ अब मैं सेटिस्फाई हूँ, मुझे जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए, ऐसा कभी नहीं होता है। हमारी जो नीड्स है वो अनलिमिटेड होती है। तो ऐसा कोई भी स्टेज नहीं है जहाँ पे कोई सेटिस्फाइड है। व्हेन वन वांट इज सेटिस्फाइड अनदर अराइजेस, जब एक इच्छा पूरी हो जाती है तो उसके बाद तुरंत दूसरी इच्छा यहाँ पे जनरेट हो जाती है।
द मीन्स टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स आर लिमिटेड। हमें देखा कि रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है हमारी इच्छा पूरी करने के लिए। द मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट्स अलोन विल नॉट क्रिएट एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारी जो इच्छा है वो अनलिमिटेड है। ठीक है, इससे इकोनॉमिक प्रॉब्लम कब जनरेट होती है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम तब जनरेट होती है जब आपकी डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई बहुत कम हो, है ना? जब आपकी डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, सॉरी एक सेकेंड, ये हो गया है डिमांड, ये हुआ है सप्लाई। आपकी डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। इसी सिचुएशन में आपकी आती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। लेकिन मान लीजिए आपकी सिर्फ डिमांड बहुत ज़्यादा है और आपकी जो इच्छा है वो अनलिमिटेड है, तो ऐसे में इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं होगी। इफ मैन हैज़ अनलिमिटेड रिसोर्सेज और मीन्स टू सेटिस्फाई देम देयर इज नो इकोनॉमिक प्रॉब्लम। है आपके पास बहुत सारे पैसा है, आप कुछ भी खरीद सकते हो, तो प्रॉब्लम कहाँ से होगी? बट इट इज़ नॉट सो, बट ऐसा नहीं होता है। द रिसोर्सेज आर स्कार्स इन रिलेशन टू डिमांड। लेकिन जो रिसोर्सेज होते हैं वो बहुत ही लिमिटेड होते हैं एज कम्पेयर टू डिमांड। डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई बहुत कम है, रिसोर्सेज बहुत कम है, तो ऐसे में आती है आपकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम। द द mere शॉर्टेज ऑफ सप्लाई ऑफ कमोडिटी डज नॉट मेक इट स्कार्स। अब आगे भी एक प्रॉब्लम है कि सिर्फ शॉर्टेज होना, है ना, चीज़ों का शॉर्टेज होना या कमोडिटी का शॉर्टेज, सप्लाई का शॉर्टेज होना ही आपको इकोनॉमिक प्रॉब्लम की तरफ लेके नहीं जाता है। मतलब मियर शॉर्टेज ऑफ सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी डज नॉट मेक इट स्कार्स। स्कार्स मतलब कि लिमिटेड रिसोर्सेज। मान लीजिए किसी चीज़ का सप्लाई कम है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ बहुत कम है, यानी कि उसके लिमिटेड है वो रिसोर्सेज। एक एग्जांपल हम लोग देखेंगे, इफ देयर इज नो डिमांड फॉर इट। मान लीजिए एक चीज है जिसकी कोई डिमांड ही नहीं है लोगों में और वो नंबर में भी बहुत कम है। अगर डिमांड ही नहीं है तो उसके नंबर कितने भी कम हो, किसको कोई मतलब नहीं है ना। अगर उसकी डिमांड ही नहीं है तो नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है लोगों को। तो यही वो कह रहे हैं कि किसी कोई चीज अगर लिमिटेड है और उसकी डिमांड भी नहीं है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इससे कोई शॉर्टेज यहाँ पे क्रिएट नहीं होती है। तो एग्जाम्पल्स की तौर पे क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल यहाँ पे रोटन एग का है, जो खराब खराब अंडा होता है, एग होता है, तो वो बहुत लिमिटेड होते हैं एज कम्पेयर टू गुड वंस। जो अच्छे होते हैं एग्स, उनके कंपैरिजन में रोटन एग जो है वो लिमिटेड होते हैं। लेकिन इससे कोई मतलब नहीं, कोई खरीदता है क्या रोटन एग? नहीं ना, वो नहीं हो, इससे कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी क्योंकि इसकी कोई शॉर्टेज ही नहीं है। ऑन द अदर हैंड देयर मे बी अ ह्यूज स्टॉक्स ऑफ कमोडिटी लाइक व्हीट कोल इन द वर्ल्ड। लेकिन क्या है वहाँ पे एक दूसरी साइड पे अगर हम लोग देखेंगे, जो अलग अलग, मान लीजिए गेहूं है या कोल है, कोयला है, तो ऐसी कमोडिटीज की बहुत ज्यादा यहाँ पे स्टॉक है, सप्लाई है, फिर भी इनकी शॉर्टेज क्यों आती है? क्योंकि यहाँ पे इनकी डिमांड भी उस हिसाब से ज़्यादा है। कहने का मतलब है कि जो इकोनॉमी होती है वो डिमांड सप्लाई पे चलती है। जिस चीज़ की डिमांड ही नहीं है, अगर उसकी सप्लाई भी नहीं होती तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन डिमांड सप्लाई से इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। फिर वो ज़्यादा है या कम है, उस हिसाब से इकोनॉमिक प्रॉब्लम यहाँ पे डिफाइन होती है। रिसोर्सेज आर नॉट ओनली लिमिटेड बट हैव अल्टरनेटिव यूजेस, है ना। रिसोर्सेज लिमिटेड ही नहीं है, लेकिन जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उनको हम अल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं। तो किस तरीके से करेंगे हम लोग? इफ अ कमोडिटी कुड बी पुट ओनली टू वन यूज नो इकोनॉमिक प्रॉब्लम वुड अराइज इन इट्स यूज। वही है कि कमोडिटी यानी कि कोई भी मीन्स जो आपकी जरूरत को पूरा करता है। मान लीजिए पेन है, खाना है, या आपके पास लैपटॉप है, ये सारी चीजें आपके कमोडिटी है। तो आपके पास अगर इतना सारा पैसा है कि आप लोगों को जरूरत ही नहीं है चॉइस बनाने की, तो यहाँ पे कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, वी फाइंड दैट द कमोडिटी कैन बी पुट टू सेवरल अल्टरनेटिव यूजेस। लेकिन इस कमोडिटी को आप अलग अलग तरीके से यहाँ पे यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल दिया है इन्होंने कि 50 रुपए है आपके पास, 50 रुपए से आप लोग एक तो अच्छा पेन खरीद सकते हो या फिर आप लोग मूवी देखने जा सकते हो। एक पीस ऑफ लैंड है जहाँ पे आप लोग पैडी उगा सकते हो या फिर शुगर केन उगा सकते हो या फिर व्हीट मतलब गेहूं लगा सकते हो। तो अलग अलग तरीके से जो रिसोर्सेस है उनका यूज आप लोग डिसाइड करोगे कि आपको प्रायोरिटी किसको देनी है। Thus, the resources available to a person or to the community are not only limited but are capable of alternative uses। मतलब कि जो रिसोर्सेस है वो लिमिटेड ही नहीं है, तो उसका आप अल्टरनेटिव यूज भी कर सकते हो। तो किस तरीके से अल्टरनेटिव यूज करेंगे? आपको यहाँ पे चॉइस बनानी पड़ेगी ना। वी हैव टू मेक अ चॉइस। वी नीड टू मेक यूज ऑफ अवर लिमिटेड रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई अवर अनलिमिटेड वांट्स। तो लिमिटेड रिसोर्स को हम लोगों को अच्छी तरीके से यूज करना है अपनी अनलिमिटेड वांट को पूरा करने के लिए। वी कैन नॉट सेटिस्फाई ऑल ओवर वांट्स विद लिमिटेड रिसोर्सेज। तो हम हमारी जितने भी इच्छाएं है उन सबको हम लोग लिमिटेड रिसोर्स के साथ यहाँ पे पूरा नहीं कर सकते हैं। दीज लिमिटेड रिसोर्सेज कैन बी पुट टू अल्टरनेटिव यूजेस। तो इन लिमिटेड रिसोर्स का हमें अल्टरनेटिव यूज करना है। So every human being must decide which wants he or she will satisfy now and which want he or she would postpone। मतलब कि यहाँ पे आपको चॉइसेस बनाने हैं। आपके पास 20,000 रुपए, एक तो आप इस महीने मोबाइल खरीद सकते हो या फिर आप वेकेशन पे जा सकते हो। चॉइस आपको बनानी है कि आपको कौन सी चीज अभी करनी है और कौन सी बाद में करनी है।
दस इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज द साइंस ऑफ चॉइस। तो इसीलिए इसीलिए इकोनॉमी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइंस ऑफ चॉइस यहाँ पे बोलते हैं, है ना। साइंस ऑफ चॉइस क्या, आपको चॉइस करना पड़ेगा, आपके पास इतने पैसे नहीं है, आपकी जरूरत भी लिमिटेड नहीं है, आपकी अनलिमिटेड है ना। आपने पहले बाइसिकल खरीदी, फिर आपको लगा कि अब मोटरसाइकिल चाहिए, मोटरसाइकिल खरीदी, फिर उसके बाद आपको लगा कि अब बड़ी कार चाहिए, कार भी खरीद ली, उसके बाद लगा कि लग्जरी कार चाहिए, वो भी खरीदी। मतलब क्या कि आपकी डिमांड जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, आपकी इच्छाएं लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन रिसोर्सेज तो उतने हिसाब से नहीं, आपकी सैलरी तो उस हिसाब से बढ़ नहीं रही है ना। तो यहाँ पे आपको चॉइस बनानी पड़ेगी। अब चलिए, अब देखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स है ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स को आप लोग सिंपल सी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब हाउस होल्ड लेवल पे, ठीक है, हाउस होल्ड लेवल पे जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं या छोटी छोटी चीजें होती है, जैसा डिमांड सप्लाई होती है, एक दूसरे पे डिपेंड होती है। एग्जाम्पल समझेंगे, माइक्रो इकोनॉमी, एक गांव है जिसमें 20 घर है, ठीक है, 20 घर है। तो एक दो है, मान लीजिए इस तरीके से 20 घर है, तो हर एक घर में चार पांच लोग रहते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में हम लोग इंडिविजुअल लेवल पे, हाउस होल्ड लेवल पे वो हम लोग बोलेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। और आगे टर्म है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो हम गांव की लेवल पे, बड़ी लेवल पे जो पढ़ स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, उसे बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। और जो हाउस होल्ड इकोनॉमी भी जो हाउस मतलब ऐसे फैक्टर्स जिनकी वजह से हाउस होल्ड को यहाँ पे अफेक्ट होता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, the branch of economics which today is concerned with the behavior of individual entities such as market, firm and the household। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो इंडिविजुअल यूनिट्स होते हैं, जैसे कि कंज्यूमर हो गए, है ना, मार्केट हो गए, मार्केट हो गए, फर्म्स हो गए इंडिविजुअल लेवल पे, हाउस होल्ड्स हो गए, या आपके कंज्यूमर्स हो गए, इन सारे लोगों के बारे में यहाँ पे ये पढ़ाई करते हैं। इन द वेल्थ ऑफ नेशन, स्मिथ कंसिडर्ड हाउ इंडिविजुअल प्राइजेस आर सेट, studied the determination of prices of land, labor, capital and inquired into the strengths and weaknesses of the market mechanism। तो यहाँ पे जो हमारे एडम स्मिथ सर है, तो उन्होंने इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा, तो उनके हिसाब से जो बुक में उन्होंने दे रखा था, तो उनके हिसाब से हम लोग यहाँ पे किस किस तरीके से कौन कौन सी चीजें यहाँ पे कंसिडर करते हैं कि इंडिविजुअल प्राइजेस आर, किस तरीके से इंडिविजुअल प्राइजेस सेट होते हैं। हम जैसे लोग किस किस बात से अफेक्ट होंगे, महंगाई आ जाएगी तो अफेक्ट होंगे, हम जैसे लोग जब डिमांड सप्लाई कम होगी तब अफेक्ट होंगे, है ना। तो इन जिन बातों से हम लोग इंडिविजुअल लोग यहाँ पे अफेक्ट होते हैं, वो सारी बातें इकोनॉमिक्स में आती है, जैसे कि प्राइजेस किस तरीके से सेट होते हैं, या आप लोग बोल सकते हो कि लेबर और कैपिटल की क्या सिचुएशन है, स्ट्रेंथ क्या क्या है, वीकनेसेस क्या क्या है मार्केट में, जिनका हम हमारे ऊपर डायरेक्टली यहाँ पे इम्पैक्ट होता है। तो एग्जाम्पल के साथ समझेंगे कि एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पे एक राइस है, कोई एक पर्टिकुलर सिटी है कि जहाँ पे मान लीजिए प्याज का उदाहरण लीजिए कि वहाँ पे प्याज का जो प्राइस है वो अचानक से इतना ज्यादा बढ़ गया कि वहाँ पे शॉर्टेज आ गई, तो इसका इंडिविजुअल लेवल पे यहाँ पे इम्पैक्ट हो गया। तो इसको हम डालेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंटली he identified the remarkable efficiency of markets and saw that economic benefit comes from the self interested action of the individual। तो उनके हिसाब से क्या होता है कि एक इफिशियंसी उन्होंने देखी कि जो इंडिविजुअल बेनिफिट मतलब कि इकोनॉमिक बेनिफिट मतलब कि पैसे, ऐसी बेनिफिट जो जिसे हम पैसे के टर्म में माप सकते हैं। तो ये कब आ जाते हैं, आते हैं कि जब कोई सेल्फ इंटरेस्टेड एक्शन होती है इंडिविजुअल की। मतलब सिंपल सा कि जो अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पे रील्स बना के डालते हैं, तो इनसे क्या होता है, उनको यूट्यूब से इनकम भी जनरेट होती है। ये सेल्फ इंटरेस्टेड है, उन्हें किसी ने बोला था क्या डालने के लिए, नहीं, लेकिन उनका इंटरेस्ट था, उन्होंने एक्शन ली, सेल्फ इंटरेस्टेड एक्शन की वजह से उन्हें यहाँ पे इकोनॉमिक बेनिफिट हो गया। अब बोल रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट सिटीज। वही कि यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ने की कोशिश करते हैं कि जो हाउस होल्ड होते हैं, जो फर्म होती है, वो किस तरीके से डिसीजन लेती है, ताकि जो लिमिटेड रिसोर्सेस है, जो मार्केट में है, जहाँ पे गुड्स और सर्विसेज बेची जाती है और खरीदी जाती है, तो वहाँ पे इन लिमिटेड रिसोर्सेज को किस तरीके से यूज करेंगे, किस तरीके से अलोकेट करेंगे। आगे इनका कहना है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स एग्जामाइंस हाउ दीज डिसीजंस एंड बिहेवियर्स affect the supply and demand for goods and services, which determines price, and how prices in turn determine the supply and determine and demand for the goods and services। मतलब कि देखिए, अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या पढ़ने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे कौन सा डिसीजन लेते हैं, कि यहाँ पे ये समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ये जो हम लोग डिसीजन लेते हैं कि डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, प्राइजेस क्या क्या रखनी है, किस तरीके से किस एरिया में डिमांड ज्यादा क्रिएट करनी है, इन सारी चीजों का और बिहेवियर का यहाँ पे डिमांड सप्लाई पे जो जो गुड्स और सर्विसेज के डिमांड और सप्लाई है, उन पे निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसे हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिफाइन करते हैं।
विच डिटरमाइंस द प्राइजेस, है ना। डिमांड और सप्लाई की वजह से क्या होता है, प्राइजेस के ऊपर यहाँ पे कम ज्यादा होते हैं ना। एक एग्जांपल लेंगे कि एक मान लीजिए एक सब्जी है, पालक की सब्जी है, तो पालक की सब्जी अभी 10 रुपए में मिल रही है, आपको 10 रुपए की एक गड्डी मिल रही है, लेकिन अभी क्या हुआ, उनकी डिमांड जो है एकदम से बढ़ गई, है ना। डिमांड एकदम से बढ़ गई तो क्या हुआ, जो किसान भाई लोग हैं उन्होंने भी सप्लाई ज्यादा करना शुरू किया, उन्होंने ज्यादा सब्जी यहाँ पे वो करना शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ, वो मार्केट में जो 10 रुपए की मिलती थी अब 20 रुपए की हो गई, डिमांड बढ़ गई ना। अब लोग, जो बहुत सारे लोग जो तो 10 रुपए या 15 रुपए तक एफोर्ड कर पा रहे थे, उन्होंने सब्जी खरीदना बंद कर दिया, क्योंकि अब उनको एफोर्ड नहीं होता है। तो उन्होंने क्या किया, अब डिमांड और सप्लाई ये डिसाइड करती है कि प्राइजेस किस तरीके से रखेंगे। जिस चीज की डिमांड ज्यादा, उसकी प्राइस यहाँ पे ज्यादा होगी। तो इस तरीके से डिफाइड होता है कि सप्लाई और डिमांड का किस तरीके से प्राइजेस के ऊपर यहाँ पे इम्पैक्ट होता है, एंड हाउ प्राइजेस इन टर्न डिटरमाइन द सप्लाई एंड डिमांड। और फिर वही प्राइजेस का, है ना, यहाँ पे अब देखिए प्राइजेस यहाँ पे बढ़ गई, 20 रुपए हो गई, तो लोगों ने खरीदना भी कम कर दिया, मतलब क्या, अब डिमांड कम हो गई। अब डिमांड कम हो गई तो फिर सप्लाई भी कम हो जाएगी ना, फिर सप्लाई कम हो जाएगी, फिर डिमांड बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से ये जो राउंड है ये यहाँ पे चलता रहता है, और इस तरीके इसे हम पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ओके। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में इन शॉर्ट में आप लोगों को बता दूं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या पढ़ने की कोशिश करते हैं कि जो इंडिविजुअल लोग है, जो कंज्यूमर है, जो फैमिली है, कंपनी है, फर्म है, या कोई पर्टिकुलर लोकल लेवल पे कोई मार्केट है, वो यहाँ पे क्या समझने की कोशिश करता है कि कंज्यूमर रिएक्ट कैसे कर रहा है ना। क्यों वो यहाँ पे क्या वो यहाँ पे कम डिमांड करेगा, कम डिमांड करेगा तो क्यों करेगा, उस डिमांड को किस तरीके से बढ़ाएंगे, क्या फार्मर को और ज्यादा यहाँ पे प्रोडक्शन करना चाहिए। तो इन सारी सवालों का हम लोग यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स में जवाब ढूंढते हैं। चलिए, तो यहाँ पे आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स खत्म हो जाता है। अगला टॉपिक है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैंने आपको पहले ही बोला है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब क्या होता है, जो बड़ी लेवल पे होता है, जो गांव के लेवल पे है, उसे हम लोग बोलेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। द अदर मेजर ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स इज द मैक्रो इकोनॉमिक्स विच इज कंसर्न विद द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी। तो हमारे देश का ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है, उस परफॉर्मेंस को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, उन फैक्टर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो इट डिड नॉट एग्जिस्ट इन द मॉडर्न फॉर्म अंटिल 1936 व्हेन जॉन मेनार्ड कीन्स पब्लिश्ड हिज रिवॉल्यूशनरी बुक टाइटल जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। तो कहने का मतलब है कि 1936 तक ये कोई माइक्रो इकोनॉमिक जैसी टर्म कोई नहीं थी, लेकिन यहाँ पे एक जो हमारे साइंटिस्ट है, तो उन ये इकोनॉमिस्ट है, सॉरी साइंटिस्ट नहीं, इकोनॉमिस्ट है, कि मिस्टर जॉन मेनार्ड किन्स। तो इन्होंने एक बुक पब्लिश की थी, क्या नाम था, जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। तो इस यहाँ पे उन्होंने इस मैक्रो इकोनॉमिक टर्म को डिफाइन किया था। At that time, England and the US were still stuck in the Great Depression of the 1930s with over one quarter of American labor force unemployed. तो ये बुक उन्होंने तब लिखी थी जब इंग्लैंड में और यूएस में इकोनॉमिक प्रॉब्लम चल रही थी, वहां पे ग्रेट डिप्रेशन था, जिनमें काफी सारे लोगों की जॉब चली गई थी, और वहां पे 1/4 मतलब 25% लोग ऐसे थे जो कि अनएम्प्लॉयड, जिनके पास कोई काम नहीं था, कोई इनकम जनरेट नहीं कर रहे थे। In his new theory, Keynes developed an analysis of what causes business cycle with alternating spell of high unemployment and high inflation. तो इस बुक में इन्होंने ये डिफाइन करने की कोशिश की कि ऐसे कौन से रीजन है, ऐसा कौन सा कारण है बिजनेस साइकिल में, जिसकी वजह से यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट और हाई इन्फ्लेशन, मतलब कि बेरोजगारी और महंगाई यहाँ पे अल्टरनेटली यहाँ पे हाई हो रही है, मतलब कि लगातार कुछ पीरियड में स्टेबल रह रही है, फिर हाई हो रही है, फिर स्टेबल रह रही है, फिर हाई रह रही है। फिर बिजनेस साइकिल क्या होता है, बिजनेस साइकिल मतलब आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, शुरू शुरू में आपकी थोड़ी बहुत अच्छा चला, फिर अच्छा बहुत अच्छा बूम किया, उसने बहुत प्रॉफिट आपने कमा लिया, फिर एकदम से डम हो गया, फिर नीचे आ गया, नीचे आ गया, ये लाइन है। फिर नीचे, फिर आपका लॉस में चले गए, फिर आपको प्रॉफिट हुआ, फिर लॉस हुआ, फिर प्रॉफिट, फिर लॉस। तो इस तरीके से होता है बिजनेस साइकिल। तो इस बिजनेस साइकिल में अल्टरनेटिंग स्पेल्स है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट आएगा फिर महंगा आएगी, अनएम्प्लॉयमेंट आएगा फिर महंगा आएगी, वो भी डिफरेंट डिफरेंट रेट पे, है ना, बढ़ती हुई, है ना, हाई बोल रहे हैं यहाँ पे कि कम नहीं हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट और महंगाई एक साथ मतलब अल्टरनेटली यहाँ पे बढ़ रही है। तो ऐसी सिचुएशन क्यों आ रही है, क्यों ये सब हो रहा है, तो इसके बारे में इन्होंने इस बुक में लिखा था। टुडे मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्जामिन्स अ वाइड वैरायटी ऑफ एरियाज, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में आज हम बहुत सारे अलग अलग एरियाज को डिफाइन करते हैं, जैसे कि टोटल इन्वेस्टमेंट कैसी है, कंजम्पशन क्या है, हाउ सेंट्रल बैंक्स मैनेज द मनी एंड इंटरेस्ट रेट, जो हमारा आरबीआई है वो किस तरीके से यहाँ पे पॉलिसीज बनाता है, इंटरेस्ट रेट को कैसे मैनेज करता है, व्हाट कॉजेस इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइसिस, जो अंतरराष्ट्रीय लेवल पे फाइनेंशियल क्राइसिस आती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम आती है, उसे कैसे हम लोग टैकल करेंगे, उसके रीजन क्या क्या है, वाई सम नेशंस ग्रो रैपिडली वाइल अदर स्टैग्नेंट, जो अलग अलग देश है, कुछ देश बहुत ज्यादा ग्रो करते हैं, कुछ कम करते हैं, तो ऐसा क्यों होता है। अल्दो
मतलब देखिए, ये जो सारे प्रॉब्लम्स आपने पढ़े, आपको एक सेंस हुआ होगा कि ये जो प्रॉब्लम है वो बड़ी लेवल पे है ना? इन सारी बातों से कौन कितने सारे लोग हैं यहाँ पे जो इन सारी बातों से अफेक्ट होते हैं, लेकिन कौन कंसर्न करता है हर रोज, है ना? आप कंसर्न क्या करते हो? मेरी सैलरी इतनी है, बच्चों की खर्चा इतना होता है, मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, वहां से रिटर्न आ रहा है या नहीं, मैंने इतने पैसे यहाँ पे लगा रखे, हर कोई यही सोचता है। ये जीडीपी, इन्फ्लेशन, इन सारे के बारे में हम लोग इंडिविजुअल नहीं सोचते हैं। तो ये आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। और ये जो बड़े-बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि बैंक किस तरीके से इंटरेस्ट रेट डिसाइड करता है, इंटरनेशनल लेवल पे फाइनेंशियल क्राइसिस क्या-क्या है, उसके रीज़न क्या-क्या है, तो ये सारी बातें आती है आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स में। Although macroeconomics has progressed far since his first insights, the issue addressed by Keynes still define the study of macroeconomics. बोल रहे हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स आने के बाद हमने बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स है, मतलब बहुत सारी ऐसे सेक्टर्स में हम लोग फैक्टर्स में हम लोगों ने प्रोग्रेस कर रखी है, लेकिन फिर भी जो प्रॉब्लम यहाँ पे कीन्स ने डिफाइन कर रखी थी कि क्यों क्यों बिजनेस साइकिल में यहाँ पे उतार चढ़ाव होते हैं, क्यों महंगाई आती है, क्यों यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट आती है, तो इसके बारे में अभी भी हम लोग जवाब ढूंढ रहे हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट डील्स विद द परफॉर्मेंस स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ अ नेशनल और रीजनल इकोनॉमी एज अ होल। मतलब कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग ऐसे फैक्टर को देखते हैं जो कि क्या करता है, हमारे इकोनॉमी का है, जो नेशनल और रीजनल इकोनॉमी का जो परफॉर्मेंस है, बिहेवियर है, स्ट्रक्चर है, उसको अफेक्ट करता है। ऐसे फैक्टर्स हम पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। इट इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग ऑफ एंटायर इकोनॉमिक्स। मतलब कि पूरे देश में जो भी बिहेवियर, जो भी पॉलिसीज बनती है, जो भी बदलाव आते हैं, उनमें जो बिहेवियर होता है, जो डिसीजन हम लोग लेते हैं, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, मतलब मैक्रो मतलब बड़ी लेवल पे, माइक्रो यानी कि छोटी लेवल पे। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी एग्रीगेटेड इंडिकेटर्स। तो हम यहाँ पे कौन कौन सी बातें पढ़ने की कोशिश करते हैं समझने की, कि जीडीपी है ना, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, बेरोजगारी क्या है, क्यों है, उसको कम करने के लिए क्या करना चाहिए, प्राइजेस क्या है, प्राइजेस को कम करने के लिए क्या करना चाहिए। अब डिमांड सप्लाई को क्रिएट हम लोग करते हैं, लेकिन प्राइजेस को हम लोग डिसाइड नहीं करते ना, ये तो इकोनॉमिक लेवल पे, बड़ी लेवल पे होता है। हाउ द होल इकोनॉमी functions. Macroeconomists develop models that explain the relationship among such factors as a national income. तो मैक्रो जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, बड़े बड़े जो हमारे नेशनल लेवल पे काम करते हैं, तो उन वो क्या करते हैं, वो ऐसे मॉडल तैयार करते हैं जहाँ पे वो रिलेशनशिप बनाते हैं अलग अलग इन फैक्टर्स पे। तो कौन कौन से फैक्टर्स मान लीजिए, नेशनल इनकम है, आउटपुट है, कंजम्पशन है, बेरोजगारी है, महंगाई है, बचत है, सेविंग है, इन्वेस्टमेंट निवेश है, इंटरनेशनल ट्रेड है, इंटरनेशनल फाइनेंस है। तो ये सारी बातें कैसे एक दूसरे से जुड़ी हुई है, किस तरीके से एक दूसरे को इम्पैक्ट करते हैं, किस तरीके से एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं, ये हम देखते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो मतलब क्या है कि जो इकोनॉमिक्स हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें हम लोग दो ब्रांचेस होती है। एक होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स और एक होता है एक माइक्रो और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स। इन दोनों को मिलकर बैठता है हमारा मॉडर्न इकोनॉमिक्स। ओके, तो यहाँ पे आपका क्विक रिवीजन यहाँ पे मैं आपको बता दूं, इतनी सारी जो बातें हम लोगों ने यहाँ पे देखी उसे एक शॉर्ट में रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मैंने शॉर्ट टेबल बना रखी है, वहीं पे हम लोग रिवाइज कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि इकोनॉमिक्स की जो अलग अलग तीन डेफिनेशन दे रखी थी, एडम स्मिथ सर ने दिया था, एल्फ्रेड मार्शल सर ने दिया था और लियोनेल रॉबिन्सन ने। तो एडम स्मिथ सर के हिसाब से जो वेल्थ जो इकोनॉमिक होती है, तो मतलब कि इकोनॉमिक ग्रोथ कब होगी, जब आप लोग वेल्थ क्रिएट करोगे। तो इन्होंने वेल्थ पे ज्यादा जोर दिया। एल्फ्रेड मार्शल का कहना ये नहीं था, उनका कहना था कि दो पहलू होते हैं हर सिक्के के, एक वेल्थ है तो दूसरा ह्यूमन वेलफेयर है। तो इनके हिसाब से वेलफेयर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन्होंने वेलफेयर पे जोर दिया। और तीसरे सर है हमारे लियोनेल रॉबिन, तो इनके हिसाब से कि स्कार्सिटी, डिमांड सप्लाई, जो रिसोर्सेस है लिमिटेड, उनको यूज करके किस तरीके से आप हमारी जो अनलिमिटेड इच्छा है उनको पूरा कर सकते हैं। डिमांड सप्लाई के ऊपर चलती है हमारी इकोनॉमी। तो इनके डेफिनेशन को हम लोग बोलते हैं स्कार्सिटी डेफिनेशन, जहाँ पे इन्होंने स्कार्सिटी पे ज्यादा ध्यान दिया था। अब यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स को एक बार क्विकली शॉर्ट में रिवाइज करेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने क्या देखा। इतना जो हमने यहाँ पे देखा आधे घंटे से, कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में होता है कि इंडिविजुअल यूनिट पे यहाँ पे जोर दिया जाता है, और मैक्रो में इकोनॉमी एज अ होल, ये बड़ी लेवल पे छोटी लेवल पे। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग कंज्यूमर, फर्म्स और मार्केट को कंसिडर करके यहाँ पे पॉलिसीज बनाते हैं। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग जीडीपी, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, या आप लोग बोल सकते हो कि इंटरेस्ट रेट, फाइनेंशियल मार्केट, बड़े बड़े, तो इन जैसे फैक्टर्स को कंसिडर करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि स्मॉल पिक्चर होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि बिग पिक्चर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पार्ट 1 खत्म होता है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है या उसमें कोई बदलाव लगता है, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए फ्रेंड्स, क्योंकि अकॉर्डिंगली मैं वहाँ पे चेंजेस कर सकूँ। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।